समझेंगे। देखिए, भारत के भूगोल जो आपका सिलेबस है वहाँ पे इसके कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे पी एस और एल तरंगों के बारे में पिछले प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था, वो भूकंप से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें हैं। तो जब पी एस और एल के बारे में पूछा गया था तो बहुत से लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं बने थे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई चीज़ थी। तो भारत के भूगोल में उसने भौगोलिक तो लिख दिया है, लेकिन क्या अंतर है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अक्षांश और देशांतर के बारे में अब अंदर जाके नहीं पूछेगा। ठीक है, इसीलिए प्रीलिम्स का अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो बड़ा शॉर्ट बना दिया गया है और 3 हिस्सों में लिख दिया गया है। बाकी आपको समझना है कि आपके सिलेबस के अंतर्गत कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले अक्षांश रेखाओं को लेकर चलते हैं। एक पृथ्वी बना लेते हैं एक। ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। हम पृथ्वी को सामने से देख रहे हैं ना, ऊपर से नहीं। मैं देशांतर के बारे में बताऊंगा तो हम पृथ्वी को ऊपर से देख रहे होंगे। ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये जो बीच की रेखा है ना, ये इसको 0 डिग्री माना गया है, 0 डिग्री, और इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा, यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा तेज पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, और जब वाष्पीकरण अधिक होता है तो उसी वजह से यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। और जब वर्षा यहाँ अधिक होती है तो यहाँ लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधी, ठीक है, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार वन का मतलब एक चीज़ ये समझा जाता है कि जो जंगल ऐसे होंगे जो अपने वृक्षों के पत्ते गिराएंगे नहीं। ऐसा होता नहीं है सदाबहार वनों के साथ। एक्चुअली सच्चाई ये है कि इनके भी जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते गिराते हैं, लेकिन अलग अलग मौसमों में गिराते हैं। एक साथ सारे जंगल के पेड़ नहीं गिरते। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह के जो जंगल हैं, तो बसंत ऋतु का टाइम जब आता है तो सारे पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये सारा प्रोसेस एक साथ होता है। सदाबहार वनों में वो नहीं होता। सारे पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, लेकिन उनका पीरियड अलग अलग होता है। इसीलिए जंगल हमेशा सदाबहार दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं। उष्ण मतलब गर्म होगा, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल जोन, इसको पूरे तरीके से आप कह लीजिए कटिबंध है। ये पूरा का पूरा एरिया इसको कटिबंध कहा जाता है, और कटिबंधों के हिसाब से ये चीज़ें बटी हुई हैं। तो जब हम इसके आगे चलेंगे तो ये है 30, फिर होगा ये 60, और ये सबसे ऊपर है यहाँ पे ये है 90, ठीक है। ये 30, ये 30, ये 60, और यही चीज़ निगेटिव में भी चलेगी आपकी, ठीक है, इस तरीके से -30, -60, और ये ध्रुव पे जाके ये 90 हो जाएगी। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे सारी की सारी रेखाएं जो हैं, जितनी भी रेखाएं हैं अक्षांश की, ये सारी की सारी रेखाएं पूरे एक वृत्त का चक्कर लगाती हैं चारों तरफ गोल, ठीक है। आप इसको सीधा इस तरह मत देखिए, थोड़ा सा 3D सोचने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी रेखाएं जैसी यहाँ पे मान लीजिए ये एशिया का क्षेत्र है, तो ये एशिया के क्षेत्र पे जो 60 डिग्री अक्षांश रेखा जा रही है, ये वही 60 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ प्रशांत महासागर को पार कर अमेरिका होते हुए, अफ्रीका होते हुए वापस घूमकर एक राउंड की तरफ से चलती है। लेकिन ये जो दो हैं जो 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, ये दो ऐसी रेखाएं हैं 90 डिग्री वाली जो संपूर्ण वृत्त नहीं होती, वो उसी जगह पर केंद्रित होती हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे और पढ़ लेते हैं साथ में। एक रेखा जाती है इस जगह से, और सेम यही रेखा अगर आप दक्षिणी की तरफ जाएं, मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपको, जो ये पृथ्वी बटी हुई है 2 हिस्सों में, विषुवत रेखा का काम ये है कि पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देना। ये वाला हिस्सा आपका कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और ये वाला हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये सारा का सारा हिस्सा जो विषुवत रेखा के ऊपर होता है वो उत्तरी गोलार्ध है, और जो नीचे होता है वो दक्षिणी गोलार्ध है। अब आप पूछेंगे विषुवत रेखा कहाँ से पार हो रही है। देखिए, ये हिंद महासागर से पार हो रही है,
अफ्रीका को बीच में आधे से 2 हिस्सों से काटती है, मेडागास्कर के ऊपर से, ठीक है। और भारत कुछ इस जगह पर आपका केंद्रित है, इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर भारत की स्थिति है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पूरा एशिया का क्षेत्र है। तो मैं जो अभी बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, तो 2 रेखाएं हैं जो मैंने ये ग्रीन से बनाई हुई हैं। एक ये दोनों 23.5 डिग्री पर हैं, 23.5 डिग्री पर, और इनको सबसे ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में होती है इसे कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है। और इसे कहा जाता है मकर रेखा। इसका सीधा से कॉन्सेप्ट समझिए, तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री से लगा के ये 23.5 डिग्री माइनस पे, इन दोनों के बीच का जो एरिया है यही कहलाता है आपका उष्णकटिबंधीय जोन, यही है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो जब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है जो जलवायु का है, जो हम जलवायु में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सूर्य की किरणें साल भर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है, सीधी आकर पड़ती हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी के बाद जो हमारा सूर्य होता है वो मकर रेखा को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ता है और वापस विषुवत रेखा की तरफ सीधा चमकना चालू करता है, ठीक है। और जब यहाँ पर सीधा चमकता है तो हमारे पास 23 मार्च एक ऐसी डेट है जिस दिन सूर्य जो है, ठीक है, सूर्य जो है वो सीधा चमकता है विषुवत रेखा पर, और उसके बाद सूर्य का उत्तरायण होना चालू होता है। इसीलिए कहा जाता है मकर संक्रांति के बारे में कि ये उत्तरायण पर्व है, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण होना स्टार्ट होता है। अब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ अग्रसर होगा, इस तरफ चमकना चालू करेगा। तो इससे होगा क्या, ये पूरा का पूरा जो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है 30 डिग्री के आसपास तक का, ये गर्म होगा। और जब ये गर्म होगा तो यहाँ पे बनेगी कम दबाव का क्षेत्र, क्योंकि जहाँ जितनी गर्मी होती है ना वहाँ कम दबाव का क्षेत्र बनता है, हवा का दबाव उतना कम होता चला जाता है। और जब यहाँ पे भारत के क्षेत्रों पे कम दबाव का क्षेत्र बनेगा तो उसी वक्त पर यहाँ विषुवत रेखा मेडागास्कर के पास पर अधिक दबाव का क्षेत्र बनता है। और यहाँ से हम हर चीज़ में पढ़ा होगा आपने कि कोई भी चीज़ होती है वो अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ चलती है, हर चीज़। तो यहाँ से अधिक दबाव से जो ठंडी पवनें चलेंगी समुंदर से स्टार्ट होंगी चलना, और ये चूँकि ये समुंदर से होकर चल रही हैं इसीलिए अपने साथ आर्द्रता लेके चलती हैं। और जब ये आर्द्रता लेकर चलती हैं मतलब साथ में नमी लेकर चलती हैं, तो ये नमी लेते हुए जब भारतीय प्रायद्वीप पर या भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवेश करती हैं, तो जब ये धरती को टच करती हैं तो उसके बाद यहाँ से ये वर्षा कराना चालू करती हैं। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा गया है। और जैसे जैसे ये मानसून आगे की तरफ बढ़ता जाएगा भारत में वर्षा की मात्रा बराबर कम होती चली जाती है। यही चक्रवातों के साथ भी होता है। जब तक उनके जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, समुद्र, पानी, ठीक है, जिससे उन्हें बराबर ताकत मिल रही है। ताकत कैसी ताकत, नमी की ताकत। वो ताकत जब वो साइक्लोन या वो चक्रवात या वो मॉनसून जब धरती से टकराता है या धरती के पास पहुंचता है, तो जब बारिश कराता है वो आगे बढ़ता है, तो उनका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पावर, जो नमी है वो ख़त्म होती चली जाती है। और इस वजह से मॉनसून की मात्रा में भी धीरे धीरे कमी आना चालू होती है। तो ये जो हमने जोन की बात की कुल इस तरीके की, तो ये उष्णकटिबंधीय है। और यहाँ से 30 डिग्री से लेके 60 दोनों तरफ, 30 से 60 ये जो एरिया है 30 से 60 ये है उपोष्ण कटिबंधी। इसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधी कहने का मकसद ये है इसके साथ कि दोनों तरह की जलवायु भी है, उष्ण भी है और साथ में शीत भी है, बहुत ज़्यादा शीत नहीं है। और ये जो लास्ट में हम जाएंगे 60 से 90 ये है शीतोष्ण, या इसको टुंड्रा वनस्पति यहाँ मिलती है, टुंड्रा जलवायु भी इसको कहा जाता है। तो ये सब शीतोष्ण है। ये साइबेरिया का इलाका, ऊपर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का इलाका, बर्फ़ से जमा रहने वाला ठंडा इलाका जो है ये शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से भारत में मानसून का आगमन होता है, हम ये चीज़ मान के चलते हैं। और एक चीज़ और एक समझिए, यहाँ पे एक पोल में मैंने आपको पहले भी बताया, गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है पोल पर, ठीक है। और ये है विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण
कम होता है, सबसे कम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमको ये चीज़ों को पता होना चाहिए, समझना चाहिए। और लगभग 180 के आसपास की अक्षांश रेखाएं हैं, 180 हैं। और लगभग इन सारी अक्षांश रेखाओं के बारे में एक चीज़ समझिए, एक एक डिग्री के हिसाब से इन्हें बांट के रखा गया, एक डिग्री के हिसाब से। तो जो ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने तो यहाँ 0 के बाद 30 लिखा है, लेकिन यहाँ से हर एक डिग्री पर एक रेखाएं चलती चली जा रही हैं। तो जो ये एक रेखाएं चलती चली जा रही है, तो इन दोनों के बीच में कुछ दूरियां हैं। तो मैं वही लिखना चाह रहा हूँ आपके सामने कि जैसे विषुवत रेखा या विषुवत रेखा के पास जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी है, वो तकरीबन 111.3 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा के पास। और जैसे जैसे हम वृत्त के पास जाते जाते हैं, पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, आपको जानकारी है इसकी। तो इस चपटेपन की वजह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, उस वृत्त की रेडियस पे कमी आती चली जाती है। और ये कमी कुछ ज़्यादा नहीं होती। ध्रुवों के पास दो अक्षांशों की दूरी या मध्य की दूरी 110.7 किलोमीटर करीब होती है। ठीक है, आप ये सब चीज़ें समझ रहे हैं। ये सारी की सारी हम सिर्फ अक्षांश की बातें हमने की हैं, देशांतर की बातें नहीं की हैं। एक बार मैं आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करूं, फिर से एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। ये विषुवत रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री पर ये होती है। और ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध पर। ठीक है, और ये साथ में इसका बंटवारा हम 30, 60 और 90 के हिसाब से करके चलते हैं। अलग अलग ज़रूरतों पे आप 45 के हिसाब से भी कर लिया जाता है, जहाँ पे पछुआ पवनों का प्रकोप ज़्यादा होता है। फिर नीचे 30, 60 और 90 ये सब माइनस पे आपके चल रही हैं। ठीक है, नीचे की तरफ। और ये जो विषुवत रेखा है, इसके 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। ऊपर इसे कर्क रेखा कहा जाता है और नीचे इसे मकर रेखा कहा जाता है। भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, पूरा एशिया उत्तरी गोलार्ध में है। थोड़ा सा अफ्रीका का क्षेत्र इस पे आ जाएगा, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक का क्षेत्र इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा का सारा, और दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र भी इसके साथ आ जाएगा। किसके साथ? आपके दक्षिणी गोलार्ध के साथ। बाकी पूरा 80 to 85% जो पृथ्वी है या जितने महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, पूरा एशिया, ये सब कुछ आपको उत्तरी गोलार्ध के साथ मिलेगा। तो ये, और फिर आप एक चीज़ समझिए, ये सारा का सारा 30 से लेकर 30 ये उष्णकटिबंधीय जोन है। उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, जहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा तीव्र होती हैं, उन जगहों को उष्णकटिबंधीय जोन कहा जाता है। इन जगहों के होता क्या है कि यहाँ सूर्य की किरणें साल में एक बार तेज़ गर्मी आएगी, फिर सूर्य वापस जाएगा। तो थोड़ा सा जैसे अभी के टाइम पे आप समझिए ठंड का टाइम चल रहा है, तो सूर्य अब वापस विषुवत रेखा को पार करके मकर रेखा की तरफ जा चुका है, मकर वृत्त की तरफ है। फिर ये जब हमारे यहाँ गर्मी का सीजन आएगा तो सूर्य विषुवत रेखा को पार करेगा, सूर्य की किरणें पार करेंगी और वो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। कर्क रेखा हमारे देश में होकर गुजरती है 20 से, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, कर्क रेखा हमारे यहाँ बलरामपुर, सूरजपुर से भी होकर गुजरती हैं। ठीक है, आपकी कर्क रेखा जो एंटर करेगी भारत में, गुजरात से एंटर करेगी, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद झारखंड, उसके बाद ये आगे मेघालय और त्रिपुरा होते हुए देश से बाहर निकलती है, टोटल हमारे इतने राज्यों से होते हुए। तो ये कर्क रेखा है। तो इसीलिए हमारा जो मध्य भारत है, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ती है। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, सूर्य की किरणें जहाँ तिरछी होती चली जाएंगी, उपोष्णकटिबंधीय जोन, यहाँ से लेकर यहाँ तक उपोष्णकटिबंधीय जोन, उसके बाद शीतोष्ण जोन आता जाएगा। ध्रुवों की तरफ इसीलिए इतनी बर्फ़ जमी हुई है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं इन जगहों पर, तिरछी पड़ती हैं, और उस तिरछेपन की वजह से ये जोन ठंडा रहता है। यहाँ रशिया का पूरा साइबेरिया का क्षेत्र आता है। ठीक है, ये पूरा साइबेरियन क्षेत्र रशिया का शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसे टुंड्रा भी कहते हैं।
टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं, टुंड्रा जलवायु भी कहते हैं, टुंड्रा वनस्पति भी कहते हैं। तो इसी तरीके से जब हम वनस्पति के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उसी तरह से वनस्पति का भी विस्तार हमारे यहाँ इसी तरीके से हो रहा होगा अक्षांशों के हिसाब से। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा अक्षांशों का। तो अब अक्षांशों के बाद आगे के टॉपिक में चलते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं जस्ट अपोजिट होती हैं और हमारे इससे, और ये हमारे काम आएगी समय के मापन में, कौन सा देश किस गोलार्ध में है, टाइम जोन से कितना आगे है कितना पीछे है, हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, वो सारी चीज़ें देशांतर रेखाओं के साथ हैं। ये अक्षांश और देशांतर की हमारी सारी बातें चल रही हैं। तो अगर आप देशांतर रेखा के बारे में देखें तो आप एक पृथ्वी अज्यूम कीजिए, इसको एक पृथ्वी। ठीक है, अभी हम पृथ्वी के केंद्र को ये मानकर चलेंगे क्योंकि अब हम पृथ्वी को इस तरीके से देख रहे हैं। अब तक हम पृथ्वी को समक्ष देखकर चल रहे थे, अब हम पृथ्वी को कुछ इस तरीके से देखकर चलेंगे कि हमारी पृथ्वी नीचे की तरफ है, अब हम ऊपर से देख रहे हैं। मतलब ये जो अंटार्कटिका का जोन है, ठीक है, ये अंटार्कटिका का जो जोन है, ये जोन यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से लाइनें खींचना स्टार्ट करेंगे। वो 90 तक चलती थी। ये इनकी जो लेंथ होती है या ये जिस तरीके से गमन करती हैं देशांतर रेखाएं, ये सारी की सारी 180 डिग्री के आसपास से चलेंगी। ठीक है, ये 180, ठीक है, 180 होगा, फिर आपका 150 होगा, 30 आप कम करते चलेंगे, 120, फिर 90। ठीक है, 90 के बाद आपका ये 60 आएगा, फिर आपका यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, 30 के बाद फिर 0 आएगा, 0 के बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे -30 से। ठीक है, -30, -60, -90, 120, 150 और ये आकर अंततः 180 पे ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम लेकर चलेंगे तो एक चीज़ आपको समझनी है, जो 0 डिग्री रेखा जा रही है आपकी 0 डिग्री, इसे माना गया है, ब्रिटेन में एक शोधशाला है या फिर इसे कह लें प्रयोगशाला है, ग्रीनविच शहर में, ग्रीनविच शहर है, यह है ब्रिटेन में। ठीक है, इसे 0 डिग्री माना गया है, यहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए कि यूरोप का अगर ये पूरा ब्रिटेन है और ये ग्रीनविच शहर है ये जगह पर, तो यहाँ से इसे खींचा गया है और इसके फिर इस तरफ और इस तरफ, मतलब यहाँ से पूरी की पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, और इस 2 हिस्से में बांटने के बाद, अब मैंने आपको दिशा ज्ञान के बारे में बताया था अभी, अगर मैं इसको सेंटर मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये हिस्सा मेरा कौन सा हिस्सा होगा, ये मेरा पूर्वी होगा। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, और ये हिस्सा क्या होगा हमारा, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अभी हमने दिशा ज्ञान में समझा, यही चीज़ें काम आने वाली हैं जो मैंने वहाँ पे बताया। ठीक है, तो यहाँ से सारा का सारा इधर का पूर्वी गोलार्ध है और इधर का सारा पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। अब एक चीज़ समझिए, मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर पृथ्वी ले लेती है। ठीक है, इसका अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, तो आप 360 बटा आप कर लीजिए 24। ठीक है, ये आपका 15 डिग्री के करीब आता है, 15 डिग्री, मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे के इन द सेंस 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 60 मिनट पे, तो जब पृथ्वी 60 मिनट में 15 डिग्री घूम जाती है तो 1 डिग्री जब इसको घूमना होगा, है ना, तो कितना मिनट लेगी भाई, 4 मिनट लेगी। ठीक है, अर्थात 2 डिग्रीज के बीच में, ये सब डिग्री में है ना, 2 डिग्री के मध्य जो दूरी है, ठीक है, 2 देशांतरों के बीच मध्य
4 मिनट का डिस्टेंस है, 4 मिनट की दूरी है। अब एक चीज़ समझिए, जो भारत है, भारत के बारे में कहा जाता है कि ये जैसे सपोज़ ये अगर अपन इसको ब्रिटेन लेके चलते हैं तो यहाँ पे अगर भारत है तो भारत में ये जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा 82.5 वाली देशांतर रेखा को हमने मुख्य देशांतर या मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ठीक है, ये इसको GMT भी बोला जाता है, ये हमने मान के रखा है 82.5। ये आती है नैनी के पास से, नैनी इलाहाबाद, ठीक है, नैनी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से ये एंटर करती है, ठीक है, मानक समय रेखा। उत्तर प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए बाहर निकलती है, इन राज्यों से होते हुए, ठीक है। 82.5 जो नैनी इलाहाबाद के पास है। तो हमारे बारे में ये कहा जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है या मानक समय जो है वो ग्रीनविच से या GMT जो अंतर्राष्ट्रीय समय है GMT, ठीक है, इससे 5 घंटा 30 मिनट आगे चल रही है, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रही है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको 0 डिग्री मानते हैं और ये है 82.5 पे भारत ने अपनी मानक समय रेखा मानी हुई है, 80 से लेकर 82.5 तक, मतलब आप 82.5 को 4 से गुणा करेंगे, है ना। अगर आपको समय निकालना है तो आप उसको 4 से गुणा करते चलेंगे, और जब आप इसको 4 से गुणा करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है, तो ये 330 मिनट आएगा आपका। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं पूरे देश में, अगर हमको पता करना हो कि भाई मान लीजिए ये तो सिर्फ भारत की बात थी, अगर श्रीलंका का कोलंबो है मान लीजिए, तो कोलंबो में आप समझिए मान लीजिए 83 कोई भी डिग्री चैनल जा रहा है, कोई भी अक्षांशी देशांतरी रेखा अगर जा रही है, तो वो देशांतरी रेखा अगर जा रही है तो हम ये पता कर सकते हैं कि अभी श्रीलंका का टाइम क्या होगा, क्योंकि वो सारा का सारा टाइम ग्रीनविच से नापा जाता है जो 0 डिग्री पर है, मतलब जो ग्रीनविच में अभी समय है वो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का टाइम है, और उसी के हिसाब से पूरे दुनिया ने इन चीज़ों को बांट के रखा है। ये सारी की सारी मैं पॉजिटिव पे बात आपको कर रहा हूँ क्योंकि पूर्वी गोलार्ध है, इधर हम पॉजिटिव लेके चलेंगे और इधर माइनस, मतलब जैसे सपोज़ कीजिए भारत 82.5 पॉजिटिव पर था, तो पॉजिटिव पर था तो हम ग्रीनविच की GMT जो समय है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है, उससे 5.5 घंटा आगे हो गए। लेकिन अगर कोई देश या मान लीजिए इस जगह पर आपका उत्तर अमेरिका का कोई शहर आता है -82.5 पर, ठीक है, -82.5 पर, तो वो तो ग्रीनविच से 5.5 घंटा कम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलिए अगर अभी ग्रीनविच में 12 बज रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप 5.5 घंटा कम कर दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। 5.5 घंटा कम करेंगे, वहाँ 6:30 बज रहा होगा, ठीक है, और भारत में क्या हो रहा होगा, भारत में भी 6:30 बज रहा होगा, लेकिन अंतर ये है कि ये PM होगा और ये AM होगा, ठीक है, और वहाँ से भारत की दूरी के बीच में 12 घंटे का गैप आ चुका होगा लगभग। आप ये चीज़ समझ रहे हैं। तो अगर हमको किसी भी देश का निकालना हो और हमको अक्षांशीय रेखा दे दी गई हो कि भाई सपोज़ न्यूयॉर्क शहर है, तो न्यूयॉर्क शहर से 68 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजर रही है। अगर 68 डिग्री होकर गुजर रही है तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो वो किस गोलार्ध में है, तो आपको ये समझना है कि यूरोप के इस तरफ अमेरिका पड़ता है, तो इस तरफ अगर अमेरिका है तो न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। 68 डिग्री अगर वहाँ से होकर जा रही है तो इसका मतलब है एक तो माइनस होगा, मतलब जो ग्रीनविच का समय होगा उससे हमको घटाना पड़ेगा, और 68 को आप 4 से गुणा कर देंगे। उतने मिनट या उतने घंटे मुख्य GMT समय से पीछे चल रहा होगा न्यूयॉर्क का समय, और वही समय अगर आप पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो वो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। ये मुख्य कॉन्सेप्ट था देशांतर रेखाओं का। इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है? अमूमन बच्चों को मैंने रटते देखा है कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप भारत के बारे में देखते हैं तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक, या फिर इसे कह लेते हैं उत्तरी अक्षांश, ठीक है,
ये अक्षांश की मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिएगा। जब अक्षांश रेखाओं की हम लोग बात करते हैं तो भारत का विस्तार कहाँ से है, मतलब 0 से अगर हम स्टार्ट हुए थे अक्षांश रेखाओं में 0 से, तो 8 डिग्री 4 हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा, जिसको इंदिरा कॉल कहते हैं, ये ठीक है। 8 डिग्री 4 और भारत का उच्चतम विस्तार जो जम्मू कश्मीर में जाकर ख़त्म होता है वो 37 डिग्री 6। ये रेखाओं में भारत का टोटल विस्तार है 8 डिग्री 4 से लेकर 37.6 तक। और ये सब कुछ कहाँ है, उत्तरी अक्षांश पे, या इसको उत्तरी गोलार्ध भी लिखा जाता है कई जगहों पर, ठीक है। इसको बिल्कुल भी आपको ये चीज़ों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांशी रेखाएं चलेंगी। वही चीज़ें हमारी साथ यहाँ पे चलती है, कहाँ, देशांतर रेखाओं पे। ये लिखा जाता है, ये आपके छत्तीसगढ़ के साथ भी होगा। जब आप छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी छत्तीसगढ़ को इसी तरीके से बांटा गया है देशांतर और अक्षांशों के हिसाब से। तो ये लिखा होता है 68.7 से लेकर 97.4 पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये भारत का टोटल, भारत को इस हिस्से में बांटा गया। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर ये 68.7 है सर्क्रिक का इलाका गुजरात का, जो सबसे ज़्यादा पश्चिमी इलाका है हमारा, यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट की तो ये सर्क्रिक गुजरात का जो इलाका है, जो हमारा सबसे पश्चिम का बिंदु है, वो 68.7 डिग्री पर होगा। वहाँ पे 68.7 वाली देशांतरी रेखा जा रही होगी। और जहाँ पे भारत ख़त्म हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है, वहाँ 97.4 देशांतरी रेखा जा रही होगी। और इन दोनों के बीच पर हमने किस चीज़ को ले लिया, 82.5 को हमारा मानक समय मान लिया, ठीक है। अब देखिए मानक समय आप मानेंगे तो आपको कई जगहों पर यह आप पढ़ेंगे कि जैसे रशिया और अमेरिका की एक बात कर लेते हैं, यूएसए और रूस, ठीक है। यूएसए के 7 और रशिया के 11 टाइम जोन है। जैसा हमारा एक टाइम जोन है, हमने इसी को टाइम जोन मान लिया जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजर रहा है। पूरे देश का वक्त हम उसी तरीके से निर्धारित करते हैं। लेकिन चूंकि रूस और अमेरिका बहुत बड़े बड़े देश हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने से 1 से ज़्यादा मान के रखे हैं, तो इन देशों ने अपने 7 और 11 मान के रखे हैं। मतलब रूस के 11 टाइम जोन है और अमेरिका के 7 टाइम जोन है। लेकिन ये ऐसा कर पाए, हम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी लंबे समय से इस चीज़ की डिमांड होती चली आ रही है कि हम किस तरीके से इसे लेकर आगे बढ़ें, तो हम किस तरीके से एक और टाइम जोन को मानें, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, ठीक है। चौड़ाई अच्छी है और हमारी चौड़ाई गुजरात से लेकर अरुणाचल तक जाती है। और जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य है ना, ये पूर्वोत्तर के राज्यों की डिमांड रही है हमेशा से कि एक टाइम जोन और लीजिए, 82.5 को निरस्त कीजिए और मध्य भारत से एक टाइम जोन गुजारिए और एक टाइम जोन हमें अपने आसपास चाहिए। वो इसलिए हो रहा है कि देखिए सूर्योदय पूर्व की तरफ से होता है, जापान इसी तरफ है, तो हमारे लिए भी जो पूर्व का इलाका है, ये पूरा हमारा ये 7 बहनों का जो ये राज्य है यही है। तो जब यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है तो सूर्यास्त भी यहाँ सबसे पहले होता होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूर्व का इलाका है। तो जिस समय हमारे यहाँ 4 बजा होता है, ठीक है, हल्की रोशनी रहती है, हल्की धूप रहती है, सूर्योदय का टाइम हो रहा होता है, उस टाइम पे इन क्षेत्रों पे अंधेरा हो चुका होता है, ठीक है। क्योंकि ये तो माना हुआ समय है ना, सूर्य तो उस तरीके से काम नहीं करेगा, वो तो अपने हिसाब से उगेगा और अपने हिसाब से अस्त होगा। तो ये इशू नॉर्थ ईस्ट वालों की डिमांड हमेशा से रही है। इसको करने में कोई इशू नहीं है, भारत सरकार का एक तरीके से फ़ायदा है। अगर भारत सरकार ऐसा करती है कि हमारे 2 टाइम जोन हो जाए या 2-3 टाइम जोन हो जाए। देखिए ये विकसित देश हैं, इनके पास बड़ी मात्रा में सुपर कंप्यूटर्स हैं। हमारे पास उतने ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स नहीं हैं, जितने हैं हम उन्हें अपनी अलग अलग जगहों पर परमाणु प्रौद्योगिकी से लगाकर रक्षा प्रौद्योगिकी और साइंस के क्षेत्रों पर यूज़ कर रहे हैं। अगर टाइम जोन ज़्यादा होने से भारत सरकार आज तक इसको क्यों नहीं मान पाई है, उसके पीछे एक रीज़न ये है, अगर आप 2 टाइम जोन लेके चलेंगे तो एक चीज़ समझिए, जो फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं, जो यातायात हो रहा है, ठीक है, जो निवेश हो रहा है, या फिर जो मालवाहक जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने फ़्लाइट्स उड़ रही हैं, वो सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का टाइम जोन मध्य भारत का अलग होगा। कोई फ़्लाइट अगर अमृतसर से चली है गुवाहाटी की तरफ जा रही है तो वहाँ से वो चली 4 बजे, लेकिन यहाँ पे उस टाइम तो 4 नहीं होगा, यहाँ पे उस टाइम 7 होगा जब वो उड़ी होगी वहाँ से।
तो ये सारा टाइम जोन कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, जो फ्लाइट ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, उनको कन्फ्यूज़न मत हो। और इसके लिए लगते हैं बड़ी मात्रा में सुपर कंप्यूटर्स। उतने सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए भारत सरकार हजारों करोड़ों रुपयों का, लाखों करोड़ रुपयों का खामियाजा भुगतती है हर साल। हमें लॉस होता है इन चीज़ों का, लेकिन अगर ये हम अभी कर देंगे इनकी डिमांड को सुनते हुए, तो कई इस तरीके के हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए एक से ज़्यादा टाइम जोन भारत इस वक्त करने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है आगे हमारी स्थितियां ऐसी अच्छी हों और हम भी इन विकसित राष्ट्रों के क्रम में खड़े दिखाई दें या खड़े हो जाएं, तब हमें भी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो ये कुल मिला के आपका देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एक क्विक रीजन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, 0 डिग्री 20 से होकर गुजरती है। ग्रीनविच प्रयोगशाला ब्रिटेन में है, उसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध है और इधर की तरफ है पश्चिमी गोलार्ध। इस तरह से पृथ्वी को इस तरह से 2 हिस्सों में बांटती है। अक्षांश में हमने देखा था कि इस तरीके से बांट रही थी, यहाँ पे इस तरीके से बांटती है। और ये 0 डिग्री के इधर सब कुछ पॉजिटिव है और इधर पश्चिम या लेफ्ट की तरफ सब निगेटिव होता है। और एक अक्षांश की बीच की दूरी लगभग 4 मिनट की होती है। दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है वो 4 मिनट के आसपास की होती है। तो जब ये 4 मिनट की होती है तब वो किसी भी देश की कोई भी देशांतर रेखा या उसका मानक देशांतर रेखा किसी शहर की दे दी जाए, तो हम ये निकाल सकते हैं कि उस शहर में इस वक्त कितना टाइम हुआ होगा। अगर वो पूर्वी देशांतर में होगी तो ग्रीनविच समय से हम पॉजिटिव ले लेंगे, आगे बढ़ा देंगे। जैसे भारत में हमने 5.5 घंटा कर लिया, क्योंकि ये ग्रीनविच से हम आगे हैं। ठीक है, ग्रीनविच इस जगह, सूर्योदय हमारे साइड से होता है। और अगर आप इधर की तरफ है, पश्चिमी गोलार्ध की तरफ है, तो ग्रीनविच से अपना समय कम कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका मुख्य कॉन्सेप्ट था देशांतर रेखाओं का। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी चलेंगी, 1-2 क्लासेस और डिटेल में हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और उसके बाद आपके सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे चीज़ें फैक्चुअल होती चली जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।